नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कमाल है, यूपी पुलिस भी और प्रशासन भी। जब सुरक्षा देने की बारी थी तब पुलिस गायब थी, एक मासूम लड़की की हिफाजत नहीं कर पाई। और जब इस जुल्म के खिलाफ और इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने की बारी है तब वही यूपी पुलिस, वही प्रशासन इस आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल हाथरस के उस पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है जहां हाथरस की निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ था। आखिर समझ में नहीं आता कि यूपी पुलिस और प्रशासन छुपाना क्या चाहती है। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं। तुम्हारे जैसे लोग क्या होते हमारे ये क्या हमारा नाम बात नहीं है। मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे। भाई लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता है। ये सब धमकियां मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, सब केस रफा दफा हो जाएगा। ये सब मेरे साथ जितनी बदतमीजी हो सकती थी ये सब इन्होंने की है ऑफ कैमरा। लगातार ये मुझे धमकी देते रहे, यहाँ पर घेर कर ये मुझे धमकी देते रहे, पूरे पुलिस वालों के साथ ही मुझे। आप बताइए सर, डीएम सामने मारा। किसको? कल बेहोश हुए थे वो? ताऊ को मारा। कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ, ताऊ बेहोश हुए। ये है हाथरस का बुलगढ़ी गांव। इस गांव में न तो कोई सरकारी खजाना है, न चुनाव के बाद गिनती के लिए रखे गए ईवीएम और न ही कोई न्यूक्लियर प्लांट। लेकिन फिर भी इस गांव की सुरक्षा ऐसी है कि बाहर वालों की तो छोड़िए, खुद इस गांव के लोगों के लिए भी खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया। और ये सब कुछ हुआ है पिछले 2 से 3 दिनों के दरमियान। अब सवाल ये है कि आखिर पुलिस इस गांव में किसकी हिफाजत में लगी है और क्यों? तो आइए आपको इस सवाल के पीछे की कहानी से वाकिफ कराते हैं। जी हां, ये वही गांव है जहां कुछ दरिंदों ने एक लड़की को अकेला पाकर उसके साथ ज्यादती की और करीब 15 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद जिस लड़की की मौत हो गई। लेकिन लड़की की मौत क्या हुई, हाथरस पुलिस प्रशासन का रवैया एकदम से बदल गया। और इस बदलाव में सबसे खास बात ये रही कि वो किसी भी हालत में मीडिया को इस मामले की कवरेज से रोकने की कोशिश करने लगा। फिर चाहे वो पीड़ित परिवार हो, उनके रिश्तेदार या फिर बुलगढ़ी गांव के दूसरे बाशिंदे, प्रशासन ने मीडिया को उनसे दूर रखने के लिए सारी हदें पार कर दी। और इस कोशिश में उसने पूरी शासन व्यवस्था का सिर शर्म से नीचा कर दिया। सबसे पहले परिवार से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मीडिया के जितने भी कैमरे हैं उन सभी को 200 मीटर की दूरी पर पुलिस की बैरिकेडिंग करके, सत्य मैं चाहूंगी कि आप आगे आइए, पहले ही रोक दिया गया है। कहा जा रहा है कि अंदर एसआईटी की टीम मौजूद है जो पीड़ित परिवार से लगातार पूछताछ कर रही है। यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस वालों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं। जाहिर है हाथरस में कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। आखिर प्रशासन यहाँ क्या छुपाना चाहता है? यहाँ सिर्फ दिन बदला है, हालात नहीं बदले। गुरुवार को भारी पुलिस बल लगाकर जहां मीडिया को पीड़ित परिवार से मिलने से रोका गया, वहीं शुक्रवार को आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी को सीधे तौर पर धमकाने की कोशिश की गई। मैं यहाँ पर बैठकर वेट कर रही थी, हमारे कैमरा पर्सन आए, वहां पर पुलिस जाने की इजाजत नहीं दे रही है, तो कम से कम लोकेशन के क्लोज में आकर हम बता सके कि आखिर पूरे मामले की सच्चाई है क्या, क्योंकि वो तस्वीर देश के सामने आनी चाहिए। पुलिस प्रशासन मामले से पल्ला झाड़ रहा है, ये चीजें पता चलनी चाहिए लोगों को। और यहाँ पर पीड़ित परिवार के साथ ये क्या कर रहे होंगे जब ये पत्रकार को धमकी देते हैं? आपने मुझे धमकी कैसे दी, आप बताइए। आपने मुझे क्यों कहा कि आप मेरा काम नहीं करने देंगे? आपने क्यों गलत बयानी की और झूठ बोला लगातार? गांव का माहौल पुलिस प्रशासन ने क्या बना डाला है, इस मासूम की बात सुनकर ही आपको समझ में आ जाएगा। पीड़ित परिवार का ये बच्चा छुपते छुपाते अपना और अपने घर वालों का दर्द बताने के लिए मीडिया के बीच पहुंचा है। उसका आरोप है कि पुलिस ने परिवार के लोगों का मोबाइल फोन जब्त कर लिया और उनसे मारपीट भी की है।
सवाल ये है कि आखिर पुलिस पीड़ित परिवार को ही दबाने पर क्यों तुली है। वो हमको किसी को लेकर नहीं दे रही बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया है। जी बोला था कि उनको बुला लाओ और हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो? कैसे आने दिया? खेतों में के आए हैं। छुपके नहीं। पुलिस डीएम साहब धमकी दे रहे हैं वहाँ पे। उनको धमकी दे रहे हैं। डीएम साहब क्या कह रहे हैं? उनकी छाती पे लात मारा तो उनके दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके किसने? डीएम साहब ने मारा। किसको? बेहोश हुए थे वो। ताऊ को मारा? कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ ताऊ बेहोश हुए। बेटियों की हिफाजत करने में नाकाम पुलिस और प्रशासन की ये हालत है कि उसने यहाँ अब आम नागरिकों को ही टारगेट करना शुरू कर दिया है। एक और वीडियो देखिए। पुलिस यहाँ किसी को खदेड़ती हुई कैमरे में कैद हो गई। मीडिया ने सवाल किया तो बगले झांकने लगी। क्या बोलने आए थे आप? किस पे चिल्ला रहे थे आप? किस पे चिल्ला रहे थे आप? किस पे चिल्ला रहे हैं? किस पे चिल्ला रहे हैं? किस पे चिल्ला रहे थे आप? नहीं, किस पे चिल्ला रहे हैं? बताइए किस पे चिल्ला रहे हैं आप? कौन है? कौन पे चिल्ला रहे थे? क्यों चिल्ला रहे थे? क्यों बालक पे क्यों चिल्ला रहे थे? आप उनको चिल्ला क्यों रहे थे? पुलिस ने ऐसा ही कुछ गुरुवार को भी किया, जब एसआईटी जांच के लिए हाथरस पहुंची थी और मीडिया वालों को गांव के अंदर जाने से रोक दिया गया। दरअसल मंगलवार की रात जिस तरह से पुलिस ने आनन फानन में पीड़िता का शव जलाने की हरकत की, मीडिया ने दुनिया के सामने उसकी पोल खोल दी और बस उसी समय से पुलिस और प्रशासन ने मीडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया। उस रात क्या हुआ था, जरा ये भी देखिए। आज तक संवाददाता के सवाल पर पुलिस अधिकारी का रवैया वाकई शर्मनाक था। आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर? बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं, बात नहीं सही है। सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है। क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी। वो कहते हैं ना कि धुआं वही होता है जहां आग होती है। हाथरस के मामले में पुलिस प्रशासन का रवैया भी कुछ यही साबित करता है। यहाँ कुछ तो गलत है जो सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है। हाथरस से चित्रा त्रिपाठी और तनुश्री पांडे के साथ राजेश सिंघल, आज तक। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। हाथरस पुलिस अपनी जिम्मेदारी में तो नाकाम रही, अब ऊपर से जो प्रशासन है वो भी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभा पा रहा है, चाहे वो एसडीएम हो या डीएम। उल्टे लगातार पीड़ित के परिवार को धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। ऐसे कई वीडियो, कई ऑडियो सामने आ चुके हैं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजे निकल जाएंगे और हम ही आपके साथ खड़े हैं। हमारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं। तुम्हारे जैसे लोग ये हैं एडवोकेट सीमा कुशवाहा। सीमा दिल्ली में लॉ प्रैक्टिस करती हैं, यानी वकील हैं। लेकिन सिर्फ एक वकील होने से अलग सीमा की असली पहचान ये है कि वो निर्भया के घर वालों की वकील रही हैं। और न सिर्फ वकील रही हैं, बल्कि सीमा ने ही निर्भया के गुनहगारों को फांसी के फंदे तक भी पहुंचाया है। मगर इन सीमा कुशवाहा के साथ दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर हाथरस के इस गांव में क्या हो रहा है, ये आप खुद देख लीजिए। सीमा दिल्ली से हाथरस पहुंची हैं, हाथरस की निर्भया के घर वालों से बात करने, उन्हें कानूनी मदद देने। लेकिन यहाँ ऑर्डर ही लॉ के आड़े आ गया। एडीएम साहब उन्हें किसी कीमत पर गांव के अंदर जाने नहीं देना चाहते और इसके लिए वो एक महिला वकील के साथ तू मैं करने से भी बाज नहीं आते। हमारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं। तुम्हारे जैसे लोग लेकिन एडीएम साहब भला तू मैं क्यों न करें, जब खुद उनके सीनियर यानी जिले के डीएम ही पीड़ित परिवार को धमकाने में लगे हों। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में हाथरस के जिलाधिकारी पीड़ित लड़की के पिता के साथ बैठे हैं। अंदाज प्यार भरा है, लेकिन मायने क्या है?
वो आप समझिए। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े। बातों ही बातों में डीएम साहब कह रहे हैं कि ये मीडिया वाले आपके गांव में आज हैं, कल नहीं होंगे, फिर आपको हमारे साथ ही रहना है, इसलिए हम जैसा कहते हैं वैसा कीजिए। कहने का मतलब ये कि अगर आपने मीडिया के सामने हाले दिल बयान करने की कोशिश की, हमारी बातों से जरा भी डिगे तो आपकी खैर नहीं। कुल मिलाकर डीएम साहब की इन बातों को आप चाशनी में लपेटी गई धमकी समझ सकते हैं। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा, ये सब वीडियो दिखा देंगे। मम्मी की उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है, जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे, जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे, यही सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं, हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने तुम्हारे इतने लोग, तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम जबरदस्ती ये बयान बदल रहे हो, तुम पे कौन भरोसा? पापा को बुलवा रहे, बयान बदलने से तुम्हारी कोई वो रहेगी, हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। अब धमकी देकर आए तो अंदर एहसास भी था, इसलिए जब आज तक ने डीएम प्रवीण कुमार से उनकी इस करतूत के बारे में पूछने की कोशिश की तो उन्होंने ऐसी चुप्पी साधी मानो सांप सूंघ गया हो। मजाल है कि बड़बोले डीएम साहब की जुबान से एक भी लफ्ज बाहर निकल जाता। सर आपसे आप बात ही नहीं कर रहे हैं सर हमसे। आप आराम से एक बार हमको सबको, चाहे रिपोर्टर्स को बुलाइए, आप बात नहीं कर रहे हैं, आप फैमिली को जाके इंटिमिडेट भी कर रहे हैं सर। लेकिन जब डीएम साहब का ये वीडियो वायरल हो गया और उन्हें लगने लगा कि अब मामला हाथ से निकलने लगा है, तो आज तक के सवालों का उन्होंने सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन देर सवेर कैमरे के सामने आकर एक तरफा सफाई जरूर दे दी। कल पीड़ित परिवार के 6 जने, कुल 6 परिजन थे, उनके साथ बैठकर लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वार्ता हुई और उन्होंने सभी मांगों पर सहमति दी और उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था और उसका हमारे पास पूरा जो बातचीत का है वो उसका वीडियो भी हमारे पास है। एक तरफ डीएम की धमकी और दूसरी तरफ एडीएम की बौखलाहट। आखिर हाथरस की पुलिस प्रशासन को हुआ क्या है? मीडिया से लेकर वकील तक को पीड़िता के गांव में घुसने से रोकने के पीछे की वजह क्या है? जवाब अब सरकार को देना है। हाथरस से चित्रा त्रिपाठी और तनुश्री पांडे के साथ राजेश सिंघल, आज तक। इस पूरे मामले में हाथरस पुलिस लगातार शक के घेरे में है। हाथरस की निर्भया के साथ रेप नहीं बल्कि गैंगरेप होता है, लेकिन कमाल देखिए कि उसके बावजूद पूरे 9 दिन तक हाथरस पुलिस सोई रहती है। 9 दिन बाद कहीं जाकर वो रेप का मामला दर्ज करती है। हालांकि उसके बावजूद पुलिस लगातार अपने बयान बदलती है और इल्जाम लगाती है कि पीड़िता अपने बयान बदल रही थी। रेप के बारे में कंक्लूसिव रिपोर्ट एफएसएल से आ गई है कि रेप के साइन नहीं हैं, तभी मैं ये बात आपको पूरी जवाबदेही के साथ बता रहा हूं कि उसके पहले भी कंक्लूसिव प्रूफ रेप का किसी डॉक्टर्स ने नहीं दिया। तो सुन लिया आपने, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार हैं। कानून व्यवस्था का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर है। साहब कह रहे हैं कि हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार तो हुआ ही नहीं था, जबकि निर्भया ने अपनी मौत से करीब हफ्ते भर पहले 22 सितंबर को दिए बयान में साफ साफ बताया था कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। यही नहीं, पुलिस ने हंगामे के बाद जब रेप का मामला दर्ज कर लिया था, उसके बावजूद बिना किसी जांच पड़ताल एसपी साहब को सपना आ गया कि निर्भया के साथ रेप हुआ ही नहीं था। यूपी सरकार दावा कर रही है कि हफ्ते भर के भीतर इस मामले की जांच रिपोर्ट एसआईटी सौंप देगी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस बयानबाजी करती है कि लड़की से रेप नहीं हुआ था। प्रशासन पूरे गांव को पुलिस छावनी बना देता है, मीडिया को कवरेज करने से रोक देता है। ऐसे में साफ दिखता है कि यहाँ दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। हाथरस से चित्रा त्रिपाठी और तनुश्री पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।
तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।